तो अब ये मानव विकास जो है, मुख्यतः इन मानव विकास को किन पैमानों पे मापा गया, इसका पिलर क्या है, बेस क्या है। तो जब इसके बारे में बात की गई, जब इसको आंका गया, तो इसमें मुख्यतः 4 पिलर, इसके मानव विकास के 4 स्तंभ मापे गए। नंबर 1, ये 4 स्तंभ है आपको, इक्विटी, समानता नहीं समता। तो इक्विटी और समानता क्या होता है, इक्वलिटी, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, समानता और समता में डिफरेंसेस है। समानता उस तरह से आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे कोई चीज समान, सपोज कीजिए आपके पास 1 किलो चावल है और आपके घर में 4 आदमी हैं, आप हैं, आपके बच्चे हैं और आपकी पत्नी है। 2 एडल्ट है, 1 बच्चा है, और आपने 1 किलो चावल लाया और उस 1 किलो चावल का आपने मान लिया खाना बनाया, जो भी बनाया, तो उसमें बराबर बराबर सबको बांट दिया। यानी 200 ग्राम आप लिए, 200 ग्राम बच्चा लिया और 200 ग्राम आपकी पत्नी ले ली। अब तीनों को क्या हो गया, तो बराबर हो गया। तो इसको कहते हैं इक्वलिटी, इक्विटी नहीं इक्वलिटी कहते हैं। लेकिन इक्वलिटी का क्या फायदा, नुकसान है कि आप तो 200 ग्राम खा लिए, आपकी पत्नी भी खा ली, लेकिन आपका बच्चा सिर्फ 50 ग्राम खा पाया और 150 ग्राम वो फेंक दिया, बर्बाद हो गया। तो अगर हम इस तरह इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये असमानता का कारण बन सकता है। तो हम देखेंगे कि क्या इसमें, तो इक्विटी में क्या होगा कि आपकी भूख क्या है, 200 ग्राम खाने की है, आपकी पत्नी की भूख 200 ग्राम खाने की है, और आपका बच्चा सिर्फ 50 ग्राम खाएगा। तो आप 200 ग्राम खाए, आपकी पत्नी 200 ग्राम, और जो बच्चे थे उसको सिर्फ 50 ग्राम आप दिया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी 200 ग्राम 200 ग्राम 50 ग्राम, तो ये इक्विटी हुआ, यानी समता, यानी सम विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दबा कुचला है उसको और टैक्स लगा दो और जो अमीर है उसको एकदम छोड़ दो, तो इससे मानव विकास नहीं हो पाएगा। तो पहला स्तंभ जो है वो है इक्विटी। दूसरा स्तंभ की बात अगर हम लोग करें तो सतत पोषणीय, सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या है, सतत पोषणीयता क्या है कि अगर किसी की आजीविका है तो वो आजीविका लंबे समय तक उसकी स्थिर है। ऐसा नहीं कि आज जिस तरह से माइग्रेंट वर्कर की बात हम लोग करते हैं, आज वो कमाता है, आज उनकी रोजगार मिलती है, कल मिलती नहीं है। तो इससे क्या होता है कि गरीबी, जो देश में गरीबी या जो भी विश्व में वैश्विक स्तर पर गरीबी बढ़ती है, इससे और असमानता भी बढ़ती है। तो है कि सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, और ये सब चीज में देखा जाता है। अगर हम अनसस्टेन वे से करें तो ये सारा हमारा रिसोर्सेस भी समाप्त हो जाएगा, असमानता भी बढ़ेगी। तो ये भी दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ अगर हम करें तो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, कि देखते हैं कि क्या प्रोडक्शन होता है, कैसे लोग करते हैं। तीसरा सशक्तिकरण, फिर इंपावरमेंट। अगर हम देख रहे हैं कि वो इंपावर नहीं है, तो पर चलिए हम लोग इस पे एक एक करके इस पे चर्चा हम लोग करेंगे। ये देखिए, मानव विकास, मानव विकास का 4 पिलर, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इंपावरमेंट। ये चारों पिलर पे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट टिका हुआ है। आगे चलते हैं। तो अब समता, जो हम समता की बात करें तो समता का अर्थ है हर किसी के लिए उपलब्ध अवसरों की समान पहुंच बनाना। ऐसा नहीं है कि कोई वहां तक पहुंच ही ना पाए, समता वो हो ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए लिंग, प्रजाति, आय तथा भारतीय संदर्भ में जाति भेदभाव के बिना समान होना चाहिए। जैसे कही गए तो वहां अगर मेल है या फीमेल है तो लिंग के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कहीं आप जाएंगे तो आपको, जब वैश्विक स्तर पे देखेंगे तो रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन, जिस तरह से आपने यूएस में देखा हाल फिलहाल में कि किस तरह से ब्लैक और व्हाइट में रेस के आधार पे वहां दंगा हुआ। उसी तरह से अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आए दिन आप सुनते ही रहते हैं कि जाति प्रथा और जाति के किस तरह से होता है कि पानी तक नहीं पीने दिया जाता है। तो ये सब भेदभाव जो होता है, इस भेदभाव को समाप्त किए बिना ये समानता या समता जो है नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि अवसरों की समान पहुंच बनाना, यानी जितना पहुंच एक अपर कास्ट को है, जितना पहुंच एक
ब्राह्मण को है उतना ही पहुंच एक दलित को भी होनी चाहिए, यानी सब अवसर समानता होनी चाहिए। तो यही कारण है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश में आरक्षण लाया गया था इसी के लिए लाया गया था, ताकि इसमें समता मूलक समाज की स्थापना हो सके हमारे कंट्री में। उसी तरह दूसरा है सतत पोषणीय। सतत पोषणीय क्या है कि जो अवसर की उपलब्धता है, जैसे कि हमने बताया कि जॉब की बात करते हैं या नौकरी की बात करते हैं तो माइग्रेंट वर्कर एक दिन पाता है, 2 दिन नहीं पाता है, 3 दिन नहीं पाता है, उनको काम नहीं मिलता है। तो इसी तरह अगर उसको निरंतर काम मिलता रहे तो उसमें सतत पोषणीय विकास, चूंकि फिर वो आगे मिलेगा, फिर अपने आगे पीढ़ी को भी वो ये करेगा, निर्वहन का अवसर देगा। तो इस तरह अवसरों की निरंतर उपलब्धता जो है वो आप सतत पोषणीयता की बात करता है। उसी तरह हम लोग देखेंगे उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, जो अभी हम लोगों ने देखा था। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो मानव श्रम का उत्पादकता अर्थात मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, यानी जो आदमी कर रहा है क्या उससे कोई प्रोडक्शन हो रहा है या सिर्फ बातें ही बन रही। तो अगर हम सिर्फ बातें ही बनाएंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर कैसा मानव विकास होगा। तो इसी संदर्भ में है कि मानव का कार्य और जो श्रम उत्पादकता है, इनमें लोगों का, अब ये मानव का कार्य और उत्पादकता कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए हमको लोगों का स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, उनके क्षमताओं का निर्माण करना पड़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, और ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। मानव विकास में कि ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखते हैं अनस्किल्ड लेबर 200 रुपये कमाता है डेली, तो स्किल्ड लेबर 500 रुपये कमाता है, और स्किल्ड लेबर को हमेशा जॉब भी मिल जाता है। तो ये अगर हम चाहें कि उसकी सतत पोषणीयता भी बनी रहे तो उसको निरंतर जो है तो उसके क्षमताओं का निर्माण करके और उसमें उत्पादकता में वृद्धि होगी। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों की वास्तविक संपत्ति है। अतः जन समुदाय जो ह्यूमन है, जो लोग हैं, यही लोगों राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है। अब आपको पता होना चाहिए जब हम लोग जापान की बात करते हैं तो और भारत की बात करते हैं तो जो हमारा भारत है ये सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश। अगर औसत देखें तो सबसे युवा देश है। अगर जापान की बात करें तो जापान में वृद्धों की संख्या ज्यादा है, और वहां जब वृद्धों की संख्या ज्यादा है तो वहां फिर ये संकट पैदा हो गया है। और कुछ दिन पहले ही, अगर आप 6 महीना साल भर पहले का न्यूज देखें, करंट अफेयर्स में अगर आप देखते होंगे तो उसमें आपको साफ पता चलेगा कि वो लोगों को बुला रहा है कि भाई माइग्रेंट मतलब हमारे पास आओ, हम आपको काम देंगे। इस तरह से वो खोल रहा है क्योंकि वहां लगातार जनसंख्या डिक्लाइन में जा रहा है। तो अगर हम देखें जो हमारा भारत है इसमें किस तरह से जो हमारा लोग है, जो हमारी जनसंख्या है, इसको किस तरह से हम लाभ हमें चेंज करें। तो लाभ में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका स्किल डेवलप कर सकते हैं, इसकी क्षमता का निर्माण कर सकते हैं। और यदि क्षमता का निर्माण नहीं कर पाए, असमानता बढ़ती गई तो फिर क्या होगा, यही हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा, अपराधें बढ़ेगी, आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी। तो अगर सरकार या जो भी है तो वही श्रम उत्पादकता पे ध्यान दे, और ध्यान देने के साथ क्या है उसकी क्षमताओं का निर्माण करे। तो ये तो इसीलिए कहा गया कि जो लोग हैं, जो देश में लोग हैं, वही राष्ट्रीय संपत्ति है, वही राष्ट्र है। राष्ट्र किससे मिलकर बना, कोई भूमि का टुकड़ा राष्ट्र नहीं है। अगर भूमि का टुकड़ा देखें, रूस के पास कितना बड़ा भूमि का टुकड़ा है, वो पूरा आर्कटिक क्षेत्र में देखें तो उसमें कई कंट्री आ जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता तभी बनी रहेगी जब आप मानव को मानव समझेंगे, मानव को असली संपत्ति समझेंगे देश की। चलिए आगे उत्पादकता के बाद हम देखते हैं सशक्तिकरण। अब इसका हमको सशक्तिकरण, सशक्तिकरण का अर्थ है विकल्प चुनने की शक्ति। ऐसा नहीं कि एक ही कोई हिटलर शाही की तरह हिटलर आ जाए ऊपर में और सत्ता पे काबिज हो जाए, और जो हिटलर बोले वही सबके हाँ भाई हाँ यही सही है, यही सही है, वो न सलाह ले न कुछ ले। तो जब तक के लोगों को विकल्प चुनने की शक्ति नहीं होगी, और ऐसी शक्ति और स्वतंत्रता और क्षमता
में वृद्धि आता है, स्वतंत्रता। अब ऐसी विकल्प चुनने की शक्ति होगी तो आपकी स्वतंत्रता में वृद्धि आएगी, नहीं तो आप कहेंगे भैया इसके तो भी कोई विकल्प ही नहीं है, बस यही है सब कुछ। तो आप इस तरह से कहेंगे तो शक्ति, स्वतंत्रता और क्षमता में भी वृद्धि आती है। तो इस तरह से हम इंपावरमेंट जिसको कहते हैं सशक्तिकरण करना। आप देखते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण, पहले महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ घर में रहना है, खाना बनाना है और काम करना है आपको। लेकिन फिर महिलाएं एजुकेशन क्षेत्र में आई, पढ़ी लिखी और हर क्षेत्र में आप देखिए एक से एक बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ। तो जैसे ही हम महिलाओं का क्षमता निर्माण किए, वो भी हर फील्ड में आगे आने लगी। और फिर देखें वैश्विक स्तर पे तो महिलाएं अब आपको पता ही, अब चांद पे भी जाएंगी महिला, स्पेस में तो जा ही चुकी। तो इस तरह से सशक्तिकरण भी मानव विकास का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, स्तंभ है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मानव विकास जो है, ये स्तंभ जिस पे टिका हुआ है, तो ये मानव विकास का अप्रोचेज, जिसको हिंदी में उपागम कहते हैं, अप्रोचेज क्या क्या है, यानी किस अप्रोच से हम इसको हासिल कर सकते हैं या किस अप्रोच से देखते हैं कि अगर किसी का सतत विकास हुआ है या सतत पोषणीयता है तो कैसे है, उसका अगर इंपावरमेंट हुआ तो कैसे हुआ है, इसके लिए कौन सा अप्रोच हम लागू करेंगे। उस अप्रोच की अगर बात करें तो इसमें हम देखें कुछ महत्वपूर्ण अगर अप्रोचेज या उपागम अगर हम देखें तो ये है, नंबर 1 आय का उपागम, इनकम, कि किसी भी व्यक्ति की कितनी इनकम होती है उसके आधार पर आकलन कर सकते हैं। उसी तरह दूसरा है आपका कल्याण उपागम, कि हम देखें कि सरकार कितने लोगों का कल्याण कर पाई है, कितना उनका वेलफेयर हो पाया है। दूसरा अप्रोच न्यूनतम आवश्यकता उपागम, यानी मिनिमम नीड्स की जो जरूरत है, 2 वक्त का रोटी, खाना, कपड़ा, घर, ये सब एक जो मिनिमम जरूरत है, ये या पूर्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इसमें देखा जाता है। चौथा है क्षमता उपागम, कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी हुई। अगर 2 साल पहले वो एक अनस्किल्ड लेबर था तो क्या 1 साल में वो स्किल्ड लेबर बना। इस तरह का प्रश्न इसमें आता है कि क्षमता उसका निर्माण हुआ या नहीं हुआ। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये देखिए आय उपागम, यह मानव के विकास में सबसे पुराने उपागमों में से, शुरू से ही किसी का हम स्टेटस देखते हैं तो कहते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। तो मानव विकास जो है मुख्यतः हम देखेंगे आय से जुड़ा हुआ है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा आय होगी वो उतना ज्यादा नॉर्मली समाज में आपको विकसित माना जाएगा। उसी तरह से कल्याण उपागम, जैसे इस उपागम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और माध्यमिक सुविधा उच्च सरकारी व्यय के लिए तर्क देता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक और जो सुविधाएं हैं। तो इसमें बेसिकली कल्याण उपागम, कैसे कल्याण होगा। बहुत सारे को हम देखें कि इनकम ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन उनके पास शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रह रहा है, सामाजिक माध्यमिक सुविधा जो है, जो भी सोशल जो उसका सुविधा है, वो सुविधा उनको नहीं मिल रहा है। तो उसके आधार पे ही आकलन किया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग वेलफेयर अप्रोच या कल्याण उपागम। तो वेलफेयर अप्रोच में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सिक्योरिटी ये सब है या नहीं है, इनको देख करके ये कल्याण उपागम होता है। उसी तरह से न्यूनतम आवश्यकता उपागम, कि मिनिमम नीड्स क्या है लोगों का कम से कम। तो इस उपागम को आरंभ में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जो हम जानते हैं कि विश्व मजदूर संगठन है, मजदूरों का संगठन है, तो ये UN का ही पार्ट है, द्वारा प्रस्तावित इनमें से 6 बुनियादी जरूरत बताया कि मिनिमम लोग का नीड क्या हो सकता है। तो ILO ने बताया कि इसमें कम से कम 6 होना चाहिए। नंबर 1 स्वास्थ्य, हेल्थ होना चाहिए। दूसरा शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा उनको खाने के लिए भोजन मिलनी चाहिए। चौथा उसको जलापूर्ति होनी चाहिए, यानी उनको जल मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए खाने पीने के लिए। पांचवा स्वच्छता, यानी सैनिटेशन, यानी साफ सुथरा होना चाहिए। और छठा आवास,
यानी उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास इत्यादि, ये 6 चीज जो है बेसिक नीड्स, ये बेसिक नीड्स है, ये हर इंसान को, हर मजदूर को मिलना चाहिए। तो ये आईएलओ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसी तरह से क्षमता उपागम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्षमता उपागम का संबंध जो है ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन से। तो इसमें जैसे कि देखिए, इससे पीटी का क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, उसमें देखा कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का क्षमता उपागम यानी कि जो कैपेसिटी अप्रोच या जो आप कह लें, ये जो है जो किस अर्थशास्त्री ने दिया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट दे देगा, महबूब हक, अमर्त्य सेन और 2-3 नाम आपको दे देगा पीटी के क्वेश्चन में। तो इसमें आपका अमर्त्य सेन, जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है वो है। इनका कहना है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, यानी जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्स तक पहुंच होना चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और रिसोर्स तक पहुंच होना चाहिए। अब जैसे देखिए सारे रिसोर्स चंद हाथों में, अब आप देखें भारत की स्थिति या विश्व की स्थिति, तो जितने भी हमारे रिसोर्सेस है, संसाधन है, उसमें सिर्फ चंद घरानों के कब्जे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति कब्जे कर लेते हैं। तो जब तक कि ये रिसोर्स का पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो ये वैश्विक असमानता बनी रहेगी। तो वैश्विक असमानता को अगर दूर करना है तो आपको क्षमता उपागम करना चाहिए, और क्षमता में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ संसाधनों तक पहुंच भी होनी चाहिए। तो इसमें मानव क्षमताओं के निर्माण, और यही सब ये 3 चीज जो है अमर्त्य सेन के अनुसार, अमर्त्य सेन कहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये 3 चीज जो है वो मानव विकास की कुंजी है, की ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका ये कुंजी है। तो ये क्षमता उपागम जो हमने बताया। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम देखेंगे ये कि क्षमता उपागम तक तो कर लिया, और मानव विकास का माप कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता था और जिसमें रैंकिंग की जाती है दुनिया के देशों का कि किसका क्या रैंकिंग है। तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो मानव विकास का मापन किया जाता है। तो मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है, कैसे इसको मापा जा सकता है, तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा, जैसे कि हमने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, जैसा कि अभी हमने बताया स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, जो रिसोर्सेस है वो क्या पहुंच रहा है ज्यादातर लोगों के बीच या नहीं पहुंच रहा है। इन क्षेत्रों में जो देश का प्रदर्शन का आधार होता है उस देशों के आधार पर इसकी रैंकिंग की जाती है, और इसमें मार्क्स जो दिया जाता है, रैंकिंग में अंक जो दिए जाते हैं वो 0 से 1 के बीच, यानी जो सबसे कम रैंकिंग वाला होगा उसको 0 मिलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा तो 0.01, 02 इस तरह से, और फाइनली जो सबसे अच्छा होगा उसको 1 रैंकिंग दिया जाएगा। इसके बीच उसको स्कोर दिया जाता है। जो देश और जो एक देश है इसमें मुख्यतः इसी में देश में डिफरेंट डिफरेंट जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, और उसी रिकॉर्ड के आधार पे देशों की रैंकिंग की जाती है कि कौन सा देश कौन से नंबर पे होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको हर साल निकलता है। इसकी अद्यतन जो है वो अभी भी 2020 का आएगा। तो इस तरह से आप देखें तो 2019 का भी आया हुआ है। तो इसमें आप थोड़ा सा आपको इसमें करंट पे ध्यान देना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वर्तमान में, और जैसे जैसे हम लोग देखते हैं 90 में कुछ आंकड़े अलग थे, हर साल कुछ न कुछ आंकड़े जुड़ते हैं। तो ये कौन से आंकड़े जुड़ते हैं या कौन सा पैमाना जुड़ रहा है या कौन सा इंडिकेटर जुड़ रहा है, ये सब आपको करंट अफेयर्स की क्लास में विस्तृत रूप में, यहाँ के करंट अफेयर्स की क्लास में, तो यहाँ का आप करंट अफेयर्स क्लास भी देखें और जो हमारा करंट अफेयर्स नोट आता है उसको भी आप देखें। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा प्राथमिक क्रियाएं।